ये देखिए बहुत छोटा सा ये ज़मीन का टुकड़ा है और इस ज़मीन के टुकड़े पे ये 26 लोग हैं जिनका नाम दर्ज है मतदाता सूची में। 8-10 किराएदार हैं। हाँ। लेकिन उनके वोटर आईडी हमने आज तक नहीं कहा है कि भाई इनके वोटर आईडी बनाए जाए। हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं, जिनके मकान हरियाणा में है, उनकी वोट अवैध तरीके से दिल्ली की मतदाता सूचियों में दर्ज कर दी गई है। ये घुसपैठिए, इस तरह के घुसपैठिए फर्जी वोटर हैं। तो दिल्ली में करीबन आप लगा लीजिए कि 13,000 से ज्यादा बूथ है। एक बूथ पे 1,000 वोट होते हैं। ये एक बूथ का एक वोट है। हाँ। तो कितने ऐसे फर्जी वोट बने हुए हैं पिछले, और ये 10 साल में, पिछले 8 साल में बने हैं। नमस्कार, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के हाल कुछ ऐसे हैं जैसे वह गिरगिट की तरह रंग बदल रहा हो। बीतते समय के साथ यह काफी रोचक भी हो चुका है और देखा जाए तो इस चुनाव में सीधा टक्कर बीजेपी और आप के बीच है और कांग्रेस की स्थिति वोट कटवा पार्टी की बन चुकी है। और इन सबके बीच सबसे दिलचस्प मामला केजरीवाल की पार्टी को लेकर है, क्योंकि आपका भविष्य काफ़ी हद तक दिल्ली का चुनाव तय करने जा रहा है। क्योंकि बाकी पार्टियों का तो दांव पर कुछ नहीं लगा है और न ही कांग्रेस जैसी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ है, लेकिन केजरीवाल का बहुत कुछ दांव पर लगा है। और इसे समझना हो तो 11 साल पहले के केजरीवाल की स्थिति को समझना जरूरी है। जिस तरह से केजरीवाल 2013 में दुबले पतले थे, उसी तरह से उनकी पार्टी भी 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दुबली पतली थी। हालांकि साल 2013 में नई पार्टी बनी थी, लेकिन उसने अपने पहले चुनाव में ही 70 में से 28 सीटें जीती और सबके होश फाख्ता कर दिए। उस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन सरकार बनी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस ने समर्थन दिया। हालांकि सरकार सिर्फ 49 दिनों तक ही चल पाई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2014 में ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि दिल्ली विधानसभा में संख्या बल की वजह से, यानी कि कमी की वजह से, वो जन लोकपाल बिल पास करने में नाकाम रहे हैं। इसलिए फिर से चुनाव बाद पूर्ण जनादेश के साथ लौटेंगे और इसे केजरीवाल ने कर भी दिखाया। 2015 में जब चुनाव हुआ तो दिल्ली की राजनीति में इतिहास रचते हुए आपने 70 में से 67 सीटें जीत ली। तब से लेकर आज तक दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी का शासन है। लेकिन जिस तरह से बीते 4 वर्षों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पर आरोप लगे और इन लोगों को जेल भी जाना पड़ा और अब वोटर लिस्ट का मुद्दा सिर पर है और ये जीत को लेकर चुनाव बाद बड़ी घोषणा कर सकता है, क्योंकि भाजपा और आप इस मुद्दे पर जमकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो इन सब मामलों में बहुत कुछ देखा जाना बाकी है कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में होना क्या है। अब इस पूरे मामले की एनालिसिस अगर करें तो भाजपा सहित अन्य दलों का आरोप इसमें क्या है कि दिल्ली की वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्जी नाम शामिल है। उनका दावा है कि यह आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव में धांधली करने की कोशिश हो सकती है। विपक्ष का आरोप है कि यह कदम चुनिंदा समुदायों या इलाकों को प्रभावित करने के लिए उठाया गया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह प्रशासन का उपयोग कर वोटर लिस्ट में बदलाव कर रही है। जहां से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती आ रही है, उनके नाम कटवाए जा रहे हैं, तो मतलब खेल खुला है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है और देश की सबसे बेईमान पार्टी भी है। चुनाव का फ्रॉड करने वाली पार्टी भी है, चुनाव का घोटाला करने वाली पार्टी भी है और हारता हुआ चुनाव देखकर महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग दिल्ली में करना चाहती है और यहां पर मतदाताओं के नाम कटवा कर अपने लोगों के नाम जुड़वा कर फर्जी वोट डलवाना चाहती है। हालांकि डिजिटल मीडिया के दौर में आपका यह आरोप कितना किसके गले उतरेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप देश के किसी नागरिक का वोटर लिस्ट से नाम हटा दें और अपने वोट देने, सरकार चुनने के अधिकारों को लेकर वो चुप बैठा रह जाए, ये असंभव है। हाँ, इसके विपरीत ये जरूर है कि जिन बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं का वोटर लिस्ट में नाम हटाने को लेकर बीजेपी हल्ला बोल रही है, वे बांग्लादेशी या रोहिंग्या तो किसी भी कीमत पर सामने आकर ये नहीं कहेंगे कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दो, क्योंकि अगर वे सामने आते हैं तो फिर सीमा पर जाने का उनका रास्ता भी तैयार है, ये भी तय है। लेकिन हो क्या रहा है? नेताओं की भाषणबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता गुमराह होकर चिल्ला रही है या
हो सकता है कि कुछ पार्टियों द्वारा उन्हें उकसाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है कि तुम आगे आकर कहो कि तुम्हारा वोटर लिस्ट से नाम हट गया है। जनता इतना अबोध नहीं है, उसे जब भी लगेगा कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वह तुरंत अपना नाम जुड़वा लेगी और इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर ये काम करवा देंगे। ये भी तय है, क्योंकि ये होता आया है। विकास के नाम पर आपको सुविधा मिले या न मिले, वोट देने के लिए आपको गाड़ी भी चाहिए तो आपके घर के नीचे मिलेगी। दूसरी बात कि चुनाव आयोग भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि दिल्ली के नागरिकों से अपील है कि वे अपना नाम वोटर लिस्ट में सुनिश्चित करें। लेकिन केजरीवाल क्यों डरे हुए हैं, या डरने का नाटक कर रहे हैं, या फिर भोले बन रहे हैं? ये भी एक हथकंडा है अपने पुराने राजनीतिक गेम की तरह देखा जाए तो उनका। और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझने के लिए उनके कोर वोट बैंक पर ध्यान देना भी जरूरी है। उनकी राजनीति गरीबों, मुस्लिम समुदायों और पिछड़े वर्गों के इर्द गिर्द फोकस्ड रही है। उनकी पार्टी अक्सर इन वर्गों के मुद्दों को उठाकर अपनी छवि गरीबों के मसीहा और सामाजिक न्याय के पैरोकार के रूप में खुद को बताती है, क्योंकि केजरीवाल का सबसे बड़ा समर्थन आधार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब, ऑटो चालक, असंगठित श्रमिक, मुस्लिम समुदाय और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त बिजली पानी की योजनाओं के जरिए इन वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाने की रणनीति अपनाई है, जिससे उनका जनाधार मजबूत हुआ है। दूसरी बात कि अगर केजरीवाल वोटर लिस्ट नाम काटने को लेकर ये आरोप लगा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गरीबों, मुसलमानों और दलितों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, तो ये यूं ही नहीं है। और इसमें अगर वो ये कह रहे हैं कि ये सब भाजपा करवा रही है, तो ये भी वो यूं ही नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ वे अपने वोटर तक ये सब कहकर पहुंच बना रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में जिस भाजपा से उन्हें हार का डर है, उसे जितना जनता की नज़रों में बदनाम कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि इसीलिए यह मुद्दा उछाल कर वे इन वर्गों को इमोशनली भड़काना चाहते हैं, ताकि वे खुद को इनका एकमात्र रक्षक साबित कर सकें। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि केजरीवाल इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक न छिटके। और दूसरी बात कि जिस तरह से नेता और उनकी पार्टियां चुनाव पूर्व चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की नई परंपरा डेवलप कर चुकी हैं, उसमें यह तो पूरी तरह से सत्य लगता है कि आयोग को बदनाम करने के लिए या दबाव बनाने के लिए कोई भी पार्टी किसी हद तक जा सकती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, राजद, सपा के मामले में ये साफ दिखा सकता है कि ये केंद्र से बाहर हैं और इनमें से कुछ पार्टियां राज्य की सत्ता से ही बाहर हैं। तो चुनाव आयोग पर अनावश्यक दबाव इनकी चुनावी रणनीति का खास हिस्सा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी तरफ देखा जाए तो पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें हिंदुत्व को अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडे के केंद्र में रखती आ रही हैं। उनकी प्राथमिकता में है कि भारत में हिंदू पहचान को किसी भी स्तर पर कमजोर न होने दिया जाए। और ये जनता शुरू से देखते भी आ रही है कि भाजपा का उदय ही हिंदुत्ववाद और राम मंदिर की राजनीति से हुआ है। संभल के मुद्दे पर यूपी सीएम की सख्ती और 1978 के दंगे की फाइल फिर से खंगालना यह बताने के लिए काफी है कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर तनी भी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। दूसरी बात कि भाजपा की नीतियां और बयान अक्सर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर मुस्लिमों की जनसंख्या देश में बढ़ी या हिंदुओं की जनसंख्या घटी तो दोनों धर्मों का यह अनुपात देश के सांस्कृतिक और सामाजिक संतुलन को प्रभावित करेगा। भाजपा अक्सर यह आरोप लगाती है कि केजरीवाल जानबूझकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर असंतोष जताते हैं, आरोप लगाते हैं, जबकि केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है ताकि मुस्लिम समुदाय का समर्थन खो न जाए। दूसरी तरफ बीजेपी फर्जी वोटर्स को लेकर साफ कहती है कि ये वोटर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करते हैं और इनके कारण सही मतदाताओं को वे अधिकार नहीं मिल पाते जो उन्हें मिलने चाहिए। दूसरी बात कि भाजपा इसे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा मानती है और इसीलिए भाजपा चाहती है कि इस तरह के वोटर को लिस्ट से यानी कि वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। उसका कहना है कि ऐसे वोटर्स को आधार या अन्य प्रमाणों से जोड़ा जाए जिससे फर्जी वोटर्स की एंट्री पर बैन लगे या इनके नामों को हटाया जा सके। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों की तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियों की इस वोटर लिस्ट की लड़ाई में चुनाव आयोग भी घूम की तरह
पीस रहा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका वो पार्टी निभाती है जो सत्ता से बाहर रहकर छटपटा रही है कि किसी भी तरह उसे पीएम सीएम की कुर्सी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय राजनीति में यह चलन लगभग हर चुनाव में देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही नेता चुनाव आयोग पर इस हद तक चिल्लाने लगते हैं और तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट तक संदिग्ध लगने लगे। और कई बार इन नेताओं के शोर से जनता भी परेशान हो जाती है कि देश में चुनाव ठीक तरीके से हो भी रहा है कि नहीं, जबकि नेताओं को सब पता है, लेकिन उन्हें जनता को गुमराह करना है, जनता का वोट तो किसी भी तरह से हथियाना है। तो जो हो सकता है वे करते हैं ताकि रिजल्ट जब आए और उनके पक्ष में अगर चुनाव का रिजल्ट न आ पाया तो पहले से ही एक सुरक्षा कवच तैयार रहे। नेताओं के इस रवैये को जनता भी समझती है और यही कारण है कि जनता का नेताओं पर विश्वास नहीं होता। दूसरी बात कि यह भारत की संवैधानिक संस्थाओं की साख पर भी क्वेश्चन खड़े करता है। कुल मिलाकर देखें तो राजनीतिक पार्टियों का यह रवैया अक्सर चुनावों के परिणाम स्वरूप उनके फायदे के अनुसार बदलता है। अगर चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आता है तो वे अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर परिणाम विपरीत होता है तो वही आरोप उनके लिए एक राजनीतिक औजार बन जाते हैं जिसे वे जनता के बीच अपनी हार को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ आज भाजपा अगर बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं को लेकर सवाल उठा रही है तो इसके पीछे भी बड़ा कारण है। दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर जो बवाल मचा हुआ है वो दुनिया के हालात को देखने के बाद एक डर पैदा कर रहा है और इसीलिए पूरे देश में इतना हो हल्ला मचा हुआ है। सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों में अगर देखें तो भारत में लगभग 20-25 लाख बांग्लादेशियों को अवैध रूप से रहते हुए देखा जा रहा है, जिनमें से एक बड़ी संख्या दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी है। रोहिंग्याओं की संख्या भारत में लगभग 40,000 के करीब मानी जाती है, जिनमें से कई दिल्ली के आसपास के इलाकों में बसी हुई है। तो सोचिए कि अगर इनमें से कुछ 1 लाख का नाम भी वोटर लिस्ट में है तो वे कितने बड़े वोट बैंक हैं। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर बांग्लादेशी या रोहिंग्या किसी के लिए वोट बैंक हैं तो वे कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है जो चिल्ला चिल्लाकर इस बात को पूरी तरह से श्योर करना चाहता है कि अगर इनका नाम वोटर लिस्ट में है तो नाम लिस्ट से कटे नहीं, लिस्ट में बना रहे। जो लोग इन घुसपैठियों को लेकर हो हल्ला मचा रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि इन घुसपैठियों के कारण देश के संसाधनों पर कितना भारी दबाव पड़ रहा है? सरकारी सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन पर किस तरह से बोझ बढ़ रहा है? कैसे ये अवैध रूप से बिजली और पानी का उपयोग कर स्थानीय बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बहुत ही गंभीर बात है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अक्सर कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे स्थानीय श्रमिकों को रोजगार के अवसर भी नहीं मिल पाता या रोजगार के अवसर उनसे छीन जा रहे हैं। और यही कारण है कि निर्माण, घरेलू काम और छोटे उद्योगों में उनकी मौजूदगी ने भारतीय मजदूर वर्ग के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। कई रिपोर्टों में यह बात सामने भी आई है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का उपयोग आतंकवादी संगठन अपने एजेंडे के लिए कर सकते हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे कुछ रोहिंग्या व्यक्तियों पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने का आरोप भी देखा जाए तो लग चुका है और इसीलिए देश परेशान है, जनता परेशान है या कुछ पार्टियां इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटर लिस्ट आम आदमी पार्टी के लिए करो या मरो की तरह हो गया है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा तक कह दिया और शीश महल को लेकर कई बार वे और उनकी पार्टी हमलावर भी रहे आम आदमी पार्टी पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो पिछले 2 दशकों से सत्ता से दूर रही है, अपने बढ़ते वोट शेयर और हालिया लोकसभा चुनाव में भी सभी 7 सीटों पर जीत से उत्साहित है। 2020 में 38.51% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब पीएम मोदी की आक्रामक एंट्री और विकास के नैरेटिव को आगे बढ़ाकर आपको हराने की कोशिश में है। बीजेपी जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको घेर रही है, वहीं विकास के मुद्दे पर जनता के बीच नैरेटिव बनाने की रणनीति अपना रही है। इन सब के बीच देखा जाए तो यह चुनाव न केवल दिल्ली की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और आपके भविष्य को भी प्रभावित करेगा, ये भी तय है। लेकिन सवाल है कि राष्ट्रवाद के नाम पर राज्यों में वोट देने वाले कितने हैं और फ्री की रेवड़ी के चक्कर में कितने वोट छापने वाले हैं। सवाल ये भी है कि क्या
ऊपरी वर्ग और निचले तबके के बीच राष्ट्रवाद बहुत मैटर करता है, या इन दोनों वर्गों में अमूमन पैसा ही सब कुछ है? बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।